आज हरीश भिमानी जी की आवाज खराब है, मैंने कहा कितनी खराब हो जाएगी, कुछ भी बोलेंगे सब सुनेंगे। आज लता दीदी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मुझे यकीन है कि वो जब अंतिम तस्वीर सबने देखी, जो हमने इस समय वीडियो दिखाया, कोई नहीं भी जानता था उसकी आंखें छलक उठती थी। आपका पहला परिचय क्या था? उस समय वो कितनी बड़ी कलाकार थी और आपके मन में क्या आया उनको देखकर? देवियों सज्जनों, इबादतों की तरह मैं हर काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। ये एक बहुत अच्छा माइक चेक होने के अलावा लता जी की एक छोटी पहचान भी है। लता जी को बशीर बद्र साहब का ये शेर बहुत अच्छा लगता था, केवल इसलिए कि इसमें काम को इबादत का दर्जा दिया गया है। वो हमेशा कहती कि अगर काम आप पूजा की तरह करें तो आप पूरे समर्पण से करेंगे और फिर उस काम का मुआवजा मायने नहीं रखेगा। ये बात और है कि पूजा होगी तो प्रसाद तो मिलेगा ही। आपने पहली मुलाकात, मेरी पहली भेंट पूछी, इट्स अ चैप्टर बाय इटसेल्फ। क्या ही मंगलप्रद दिन था, क्या मुबारक दिन था कि उसी दिन मैं हिंदी गांधी की डबिंग करके, हिंदी गांधी की शुरुआत मेरी आवाज़ से होती है, तो एक तरफ सर रिचर्ड एटनबरा, उनको मैं नहीं कह सकता था कि जल्दी कीजिए, ये तीसरा टेक ही ठीक है, क्योंकि मुझे मन में तो कहता कि आपसे भी बड़ी हस्ती से मिलने जाना है और मैं वहाँ 1 मिनट भी लेट नहीं पहुँच सकता। अच्छा हुआ 10 मिनट पहले पहुँचा। उनकी पंक्चुअलिटी, उनके पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, अपनी गाड़ी से उतरी। अब जाहिर है कि जब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से, इतनी महान हस्ती से मिलने जा रहे हैं तो आप एक आध वाक्य कुछ अपने बारे में सोच लेते हैं, कहें कि जो अच्छा भी हो, सुहाना हो, उनको याद रहे। मैं सोच नहीं पाया था। तभी उन्होंने कहा कि अरे आप आ गए, और फिर पीछे घड़ी देखकर कहा, वो आप तो समाचार वाले हैं। उन दिनों मैं टेलीविज़न न्यूज़ कास्टर था और मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया कि आप तो उसी सुर में बोलती हैं जिसमें गाती हैं। अच्छा, इतनी सुरीली थी बात करने में भी? बहुत मीठी। अरे वाह। और उनका सुर वही होता था। हरीश जी, आमतौर पे बोलने का और गाने का अलग कितनी उम्र होता है। उनकी रही होगी जब आपकी पहली मुलाकात हुई उनसे? जी, उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 49 साल की हो चुकी थी। जी। और एक मुझे तो सच कहें तो परीक्षा के तौर पर बुलाया गया था। एक बड़ा ही मुश्किल कॉन्सर्ट करना था, वो भी कोल्हापुर में। अब कोल्हापुर की कन्या 22 साल के बाद सुपरस्टारडम हासिल करने के बाद जा रही है, तो वहाँ मेरा क्या काम? वहाँ तो कितने सारे मराठी गाने वो गाएंगी और मराठी मुझे इतनी अच्छी आती नहीं कि मैं बोल सकूं। लेकिन मैंने उनसे 2-3 बातें कही कि लता जी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा, मगर जाहिर है कि जब भक्त को भगवान बुलाए तो भक्त कहाँ ना कहेगा, वो तो ज़रूर जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं इतना जानता हूँ कि मुझे ये 3 बातें आपके कॉन्सर्ट को एंकर करते हुए नहीं करनी चाहिए। जैसे उसमें शेर व शायरी ना हो, उसमें लतीफ़े ना हो, उसमें उस गीत के बारे में या गीत का नाम या संगीतकार का नाम ना हो। तो शांति से उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा देखिए, मैं शर्तों के तौर पे नहीं कह रहा। मैं तो तब रिहर्सल चल रहा था, गाने का अंतरा गा लिया, फिर मेरे तरफ मुड़ के कहा, बहुत अच्छा हुआ आपने ये मुझे बताया, क्योंकि यही 3 चीज़ें मैं शर्तों के रूप में कहने वाली थी। यानी कि तब मैं आश्वस्त हो गया कि जिसे कहते हैं वी आर ऑन द सेम पेज, हम उसी धरातल पर थे, तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जिसे कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कहा ना कि मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ प्रयत्न करूँगा, आप प्रयत्न कीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। तो एक इतनी आसानी से एक धरातल पर ला दिया। ऐसा नहीं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, तू छोकरा था मैं।
मुझे ब्रॉडकास्टिंग में आए हुए अभी 1.5-2 साल 3 साल हुए होंगे, बिल्कुल नया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि आपका काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा है। यतीन जी, आपने जब उनसे भेंट की, वो तो और आगे का, मैंने जैसे कहा कि ये 2 पीढ़ियों की किताबें हैं जो एक ही व्यक्ति के बारे में लिखी गई हैं। मैं जब पहली बार लता जी से मुखातिब हुआ 76 साल की हो चुकी थी और मेरे फादर को जानती थी, एक पारिवारिक परिचय था और पहली मुलाकात उनसे उदयपुर में हुई थी मेरे पिताजी की। तो जब मेरे फादर ने बताया कि आपका बहुत फ़ैन है मेरा बेटा और बचपन से आपके गाने कलेक्ट करता है, सुनता है, तो उन्होंने नंबर लिख के दिया कि ये इस नंबर पे कहना मुझसे बात करे। तो मैंने बहुत ही उत्साह में, रोमांच में फ़ोन मिलाया। उधर से लता जी की खनकती हुई आवाज़, नमस्कार, कैसे हैं यतीन्द्र जी? और वो छोटे बड़े सबको जी से बुलाती थी, बहुत प्यार से। 1 सेकेंड, आप कहें आधे सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए पॉज टेलीफोन पे, मैं कुछ बोलने की हैसियत में नहीं। उधर से उन्होंने आवाज़ फिर आई, आप सुन रहे हैं मुझे? मैंने कहा जी। अब मुझे कोई वाक्य नहीं सूझा तो मैंने सीधे एक लाइन कह दी, दीदी आप बहुत सुरीली हैं, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अथॉरिटी हूँ और लता जी को ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आप बड़ी सुरीली हैं। तो वो खनकती हुई आवाज़ में बोलती हैं, मुझे मालूम है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं कि मैं आगे क्या बात करूं। कि तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और जब जब मैं उनसे मिला, 80 बरस की हुई तो मैंने उन पे किताब शुरू की और 88 बरस की हुई तो किताब रिलीज़ हुई। 7 से 8 साल तक लता जी बतियाती रही मुझसे और जो सबसे मज़ेदार बात थी, जो मैं आने वाली पीढ़ी को अपने से बाद की पीढ़ी से कहता हूँ, एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी, दूसरा हर चीज़ को इबादत की तरह देखना, टाइम की पंक्चुअल। अगर किसी दिन लता जी को रिकॉर्ड करने में उनकी तरफ से अगर कोई दिक्कत होती थी तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता था कि आज आप आधे घंटे लेट से फ़ोन करिएगा, आज ना करिएगा फ़ोन क्योंकि दीदी आज व्यस्त हैं। और सबसे बुरा दिन वो होता था, बात का सिलसिला टूटता था जब भारत मैच हार जाता था क्रिकेट का और गलती से अगर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो मरण है, आप समझ लीजिए कि वो 15 दिन बात नहीं करने वाली हैं। और जब फिर फ़ोन करो तो फिर हमेशा कहें कि यतीन जी वो आउट हो गया है, अभी मन बहुत ख़राब है। तो मैं क्रिकेट का कम शौकीन हूँ, तो मैं ये मनाता रहता था कि जब तक दीदी से बात हो रही है इन सालों में, सचिन तेंदुलकर आउट ना हो, हमारी किताब चलती रहे। वो और कोई दुख नहीं मनाती थी, क्रिकेट में हारना भारत का उनको बर्दाश्त नहीं था। तो ये एक ब्रेक आता था, लेकिन इतनी अनुभवों से भरी हुई, इतना कुछ था उनके पास। और मुझे लगता है हरीश जी भी इस बात से सहमत होंगे, हम लोगों ने जो अनुभव कर लिया उनके साथ, जो यात्रा कर ली, वो शायद उतना हम लिख नहीं पाए हैं जितना बिटवीन द लाइन्स या उनकी बात में, उनके अफसानों में, उनके पॉज में, उनके तमाम चीज़ों में जो उपस्थित है। अभी भी वो लता मंगेशकर ढूंढी जानी बाकी। श्वेता जी, लता जी हमारे लिए वो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम पढ़े हैं, हम बहुत लता जी से सीखा है, वो हमारे लिए गुरु हैं।